नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसी के तहत आज हम लोग अंतिम सब्जेक्ट या अंतिम टॉपिक को कवर करेंगे, जो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इस विषय से बीपीएससी में अब तक यानी 39वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग 1 घंटा में रिवीजन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और अभी तक इस सीरीज के तहत इस चैनल पे भारत के इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारत एवं विश्व का भूगोल, सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, बिहार स्पेशल और पर्यावरण से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। अभी तक आपने अगर इन वीडियो को नहीं देखा है तो उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का आज अंतिम टॉपिक, जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और बीपीएससी में जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग 1 घंटा में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और पहला जो चैप्टर है वो है आर्थिक राष्ट्रीय आय और जीडीपी। पहला प्रश्न है, 1 सेकेंड, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो 53वीं से 55वीं बीपीएससी का प्रश्न है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस रूप में भाई? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि यहाँ पे श्रम शक्ति ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है, तो हास्यमान लागत विधि जो है यह जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वीं बीपीएससी का प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समान समस्या है। कौन सी समस्या है भाई? तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इसमें शामिल नहीं किया जाता और भारत का बहुत जो कामगार है वो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों, तो यह जीडीपी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है भाई? किया जा सकता है तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है। 67वीं बीपीएससी का प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो VKRV राव ने भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी से संबंधित है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित कार्यालय या संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको पता ही होगा, NSO जारी करती है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951-52 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो 2007-8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय किस भारतीय राज्य में सबसे कम है? तो बिहार में अभी भी सबसे कम है राष्ट्रीय आय। अगला टॉपिक है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इनसे कवर देखते हैं प्रश्नों को। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय है। कौन सा नीतिगत उपाय हो सकता है भाई? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना, बफर स्टॉक का रखरखाव पर नियंत्रित रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पहल शुरू किया जाना। ये सारे जो क्षेत्र है, ये सारे जो काम है वो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीति है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में खाद्य प्रबंधन का यह एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है कि खाद्यान्नों का निर्यात किया जाए, पहले अपने ज़रूरत को पूरा करना है, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून तक का जो अवधि होता है यह फसल वर्ष कहलाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो ये तारीख वाला जो प्रश्न होता है ना, ये बहुत डेंजर होता है, क्योंकि यहाँ फंसने के चांस काफ़ी रहते हैं। तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित समाधान
भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है? तो किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण करके भारतीय कृषि में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो 1 हेक्टेयर से भी कम है यह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे जो है सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या शाख लक्ष्य रखा गया है? तो उस समय जो रखा गया था वो 15 लाख करोड़ था। वर्तमान के केंद्रीय बजट 23-24 में इसे बढ़ा करके 20 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। तो वर्तमान का आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है, लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों से संबंधित है प्रधानमंत्री किसान योजना। नील क्रांति मिशन संबंधित है, तो नील क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY का बीमा मूल्य है क्या है भाई? तो 2% खरीफ फसल के लिए तथा 5% तक वाणिज्य और बागवानी फसल के लिए यह बीमा मूल्य दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र जो सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है वह कौन सा क्षेत्र है? तो पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट, भारत की एजेंसी जो खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है वो है FCI यानी भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये जो आयोग है यह MSP निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में यह पाई जाती है। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था, कृषकों की सहायता के लिए भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र यानी स्पेशल एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया है, कौन सा सरकार ने? तो उत्तराखंड सरकार ने। 2022 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण ऋण प्रदान करना। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ था 2017 में और अब तो चतुर्थ कृषि रोड मैप का भी शुभारंभ किया जा चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 23 से 28 तक है, कुछ देशों में GST को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बिहार में अनाज उत्पादन का स्तर बढ़ा है, वार्षिक दर क्या है भाई? तो 5.65%। अब अगला जो टॉपिक है वो उद्योग क्षेत्र से 65वीं BPSC का प्रश्न है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी IKEA का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वीं BPSC से संबंधित है, भारतमाला परियोजना से भारत का यह इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र भारतमाला परियोजना से जुड़ा हुआ है। भारत का यह औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो दिल्ली मुंबई आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आर्थिक गलियारा जो है वो जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेलुलर एसोसिएशन ICA द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 63वीं BPSC का प्रश्न है। उस समय भारत दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त था और आज भी भारत विश्व में मोबाइल उत्पादन करने में दूसरा स्थान प्राप्त है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना तथा उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, ये सारे ही उद्देश्य हैं मेक इन इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है, तो डिजिटल इंडिया जो है वो औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है। ठीक है,
इंडियन को स्मार्ट बनाना डिजिटल इंडिया का मूल्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो जो जारी करती है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, यह सूचकांक जारी करती है। तो राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नहीं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया गया, किसके द्वारा भाई? तो SVS राघवन समिति द्वारा। ये भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। क्या भाई? तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होने चाहिए, ठीक है, यह सूक्ष्म उद्यम को परिभाषित करता है। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा क्या है भाई? तो 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? तो 500 करोड़ रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, तो रांची जो है वो छोटा नागपुर एरिया में आता है। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है स्मार्ट तकनीक के अधिग्रहण से, निर्णय लेने में सुधार से तथा इस बात से कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यापार की लागत को कम करती है। ये सारे ही संबंधित है औद्योगिक क्रांति 4.0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 संबंधित है फूड पार्क एवं टेक्सटाइल पार्क परियोजना में ब्याज की सब्सिडी सीमा 35% होने से संबंधित है, ठीक है। बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है सेवा क्षेत्र पर। बिहार की नई औद्योगिक नीति 1999 आधारित है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 69वीं BPSC से संबंधित है। औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था वर्ष 1956 में। भारतीय राज्य जिसमें सर्वाधिक चालू विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कहाँ है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अंतर्गत DPIIT की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। कोर उद्योग सूचकांक का आधार कार्य वर्ष हाल ही में बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसे 2011-12 कर दिया गया है। IIP में 8 कोर उद्योगों को सम्मिलित भारांक है 40.27%। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो राजकोषीय नीति एवं राजस्व से संबंधित है। 66वीं BPSC का प्रश्न है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय बजट जो पेश हुआ था 2005-06 में, उसमें पहली बार जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई थी। तो जेंडर बजटिंग की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 2005-06 में। भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, इसलिए हम लोग इसे स्किप करेंगे। कौन सा एक संघीय बजट? तो 2017-18 का है, तो इसे भी हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित निवेशक या एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं, तो व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान जो है वो भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है वित्त मंत्रालय है जो सरकारी व्यय को नियंत्रित करता है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से में मिला दिया गया? तो 2017 में आप देखते होंगे पहले रेल बजट अलग से आता था और आम बजट अलग से आता था, ठीक है, लेकिन 2017 से इसे सम्मिलित कर दिया गया। अब आम बजट के साथ ही रेल बजट भी आता है, ठीक है, मोदी सरकार के। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बराबर होता है कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंहा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को
इस सीमा तक घटाने का सुझाव दिया था। कितने तक? तो 25% तक। ब्याज भुगतान एक आइटम है, राजस्व व्यय क्या? केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार, तो 21 की बात है, इसे हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2016 की बात है, तो उसे भी हम लोग स्किप करेंगे। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य है, 68वीं BPSC का प्रश्न था कि SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना तथा रोजगार निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा है क्या है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का ब्याज, ऋण तथा दायित्व। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं कर सकती है, वही है राजस्व घाटे का तात्पर्य। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो यह 2011-12 में पेश किया गया। लेखानुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में वर्गीकृत है राजस्व व्यय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कब? तो 31 मार्च 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 68वीं BPSC से संबंधित है। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की घोषणा की गई यूनियन बजट 1992-93 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत का सार्वजनिक निधि में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। तो स्टाम्प शुल्क जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। संशोधित मूल्यवर्धित कर वैट कर का संबंध है उत्पाद कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो राजा जे चलैया समिति की सिफारिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1994-95 में राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर यह लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी CTT प्रस्तुत किया गया था? तो 2013-14 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक कुमार लाहिड़ी, सुदीप्तो मुंडले, रमेश चंद्र और अजय नारायण झा में से 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं। कौन से? तो सुदीप्तो मुंडले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा है 10.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो 4.12%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 10.58%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाला मात्रा का प्रतिशत है 42%। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ क्या हो जाता है? ब्याज दर में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे की वित्त नीति तकनीक है राजकोषीय नीति की। निम्नलिखित साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि नहीं है। तो मार्जिन आवश्यकता ये उसकी परिमाणात्मक विधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भीड़ प्रभाव घटना घटित होती है जब बाजार अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में बढ़ते सरकारी प्रभाव के कारण शेष बाजार के डैश भी प्रभावित होती है, यानी मांग पक्ष अथवा पूर्ति पक्ष ये दोनों प्रभावित होते हैं। तब बिहार ने उद्योगों की स्थापना हेतु एक भूमि बैंक स्थापित किया है जिसकी समग्र निधि वर्तमान में सीमित है 2500 करोड़ रुपए की। अब अगला प्रश्न जो है वो आयोजना से संबंधित है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नीति आयोग जो
आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नीति का पूरा स्वरूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। ठीक है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य कौन का स्कोर है? 32.11। तो ये 2019 का है। चल आयोग के बारे में निम्नलिखित सही है। तो चल आयोग के बारे में जो हम 4 कथन बोलेंगे ये सभी सही है। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। ठीक है, ये एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये भी सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होते रहती है, ये भी ठीक है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना, ये सभी जो कथन है ये सभी चल आयोग के बारे में दी गई है और ये सारी ही कथन सही है। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। आर्थिक वृद्धि को गति देना, हाँ सही है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को गति देना, ये भी सही है। और आत्मनिर्भरता लागू करना, ये सारे तीनों ही कथन सही है पंचवर्षीय योजना के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी तो जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4%। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो समाविष्ट आर्थिक विकास। अगला प्रश्न लेते हैं, 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो एकीकृत ग्रामीण विकास जो है वह 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, यही था महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था तो हैरोल्ड डोमर मॉडल जो था वो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 के बीच को भारत में योजना अवकाश माना जाता है, योजना अवकाश की अवधि माना जाता है। भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो भारतीय नियोजन का उद्देश्य अभी तक नहीं है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच के अंतर जो थे 3 वर्ष का 66 से 69, इसे ही योजना अवधि माना जाता है। 3 वर्ष का अंतर था। ठीक है, भारतीय 6ठी पंचवर्षीय योजना अवधि का संबंध जो है वो है 1980 से 85 के बीच। इन्होंने दूरगामी आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। किसने? तो पीवी नरसिम्हा राव ने। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? तो कृषि क्षेत्र था। जीरो आधारित बजट भारत में प्रारंभ हुआ 1983 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, जिसे बंद कर दिया गया था। तो योजना आयोग 2014 में बंद कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ये पृथक वार्षिक योजनाएं मानी जाती है 1990, 91 तथा 91, 92। गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया गया था SN अग्रवाल के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक वो है मुद्रा एवं बैंकिंग से। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? नीरज कुमार गुप्ता समिति का। नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उदार दर की गणना आधारित है धन का सीमांत व्यय पर। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम इन समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करती है, बाजार दर, मूल्य दर, रोजगार तथा उत्पादन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर क्या कर दिया है? तो 2011-12 कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस मुद्रास्फीति सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में करती है? तो CPI संयुक्त का। भारत का यह व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विश्व के शीर्ष टॉप 100 बैंकों में शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में आर्थिक नीति की समीक्षा करती है द्विमासिक, यानी साल में 6 द्विमासिक समीक्षा करती है। किस निजी बैंक के
किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, चालू किया है? तो HDFC बैंक ने। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो पटना में है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है? तो ये तीनों ही शामिल है। कौन कौन? CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का निवेश और ब्याज दर का अविनियमन। ये तीनों ही वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नगद आरक्षी अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। कौन सा प्रभाव पड़ेगा जी? तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगी, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या होगा? तो साख सृजन पर प्रभाव में वृद्धि होगी। निम्न कथन गलत है, तो गलत कथन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर कहा जाता है। सही सुमेलित करना है, तो हम लोग सही सुमेलित करते हैं। 1955 क्या था? तो भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी LIC की स्थापना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, जो 80 से 85 था उस समय। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैंक कौन सा है? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जो नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपायुक्त का अध्ययन करने के लिए बनी थी, वो कौन थे? तो श्री YH मालेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के विषय में सही कथन है इंसॉल्वेंसी। और बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंकरप्टी की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था है। ठीक है। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा वस्तु है। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण मुद्रा का मूल्य रुपया 15,41,793 करोड़ था। वापस प्राप्ति विमुद्रीकरण मुद्रा का मूल्य था 15,31,073 करोड़ रुपया। भारतीय दिवाला और शोधन असक्षमता कोड प्रभावी हुआ 2016 में। अब हम लोग मानव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो सक्षमता उपागम निम्नलिखित देशों के HDI 2019 रैंकिंग का, तो ये 19 की रैंकिंग है, इसलिए अभी हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। तो ये कथन आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। तो ये दोनों ही कथन सही है। 2019 में बिहार में मानव विकास सूचकांक मान था, तो 2019 में इतना था, जिसकी हम लोग चर्चा अभी नहीं करेंगे। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था जीवन स्तर को बेहतर करना, यही उद्देश्य था। सामान्य मानव विकास सूचकांक में मुख्य रूप से शामिल होते हैं जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। ये सामान्य मानव विकास सूचकांक के में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा को प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है, जो मदद करती है, किसके लिए में मदद करती है? 69वीं BPSC का प्रश्न है। तो देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाने में। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब अल हक ने किस वर्ष मानव विकास सूचकांक बनाया? तो 1990 में बनाया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोजगार, बेरोजगारी और कल्याण योजनाओं से संबंधित है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया जिले से, और यह कोरोना के टाइम में शुरू किया गया था। ठीक है। PM केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन जो है
वो हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कथन सत्य नहीं है, तो इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत कथन है। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की योजना है। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत निर्माण का अंश नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग जो है वो भारत निर्माण का अंश नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और इन योजनाओं को लागू करने का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम हम बता देते हैं। पहले क्रम पर है 2, तो यानी ट्राइसेम सबसे पहले लागू हुआ, उसके बाद 4 यानी RLEGP, उसके बाद 3 यानी JRY और उसके बाद 1 यानी EAS। तो ये योजनाओं का सही क्रम है। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना तथा जल प्रबंधन करना, ये सभी मनरेगा का उद्देश्य है। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना तथा योजना बनाने में गांवों की सहायता करना। ये है समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य। समुदाय विकास का उद्देश्य क्या है? फिर से सेम क्वेश्चन, तो उससे संबंधित है यही सेम। आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और समरस जीवन, ये सभी चीज़ जो है ना, ऊपर के जो 3 है और ये 4, ये सभी को मिला के समुदाय यानी पूरे समुदाय में ना किस चीज़ का विकास किया जा सकता है उससे संबंधित है ये समुदाय विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो 1953 में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS से संबंधित सही कथन है। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन डैश प्रतिमाह प्राप्त होगी? तो 3000 प्रतिमाह प्राप्त होगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो 2020-21 से 2024-25 के दौरान। वीमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना, पूरा का फुल फॉर्म है। प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये पूरा का प्रारूप प्रस्तावित किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY संबंधित है रिकॉग्निशन और प्रायर लर्निंग से। ट्राइसेम यानी स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण योजना। ट्राइसेम योजना एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड है वृद्ध एवं गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से अधिक के हों। स्वामित्व योजना के विषय में निम्नलिखित तथ्य गलत है। यह खान मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र की योजना नहीं है। कौन सा? तो हृदय जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्र की योजना नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन प्रारंभ किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर भारत सरकार ने फरवरी 2004 में वंदे मातरम योजना शुरुआत की? तो सार्वजनिक खाजरी हिस्सेदारी के लिए। NSDC द्वारा निधिक विशेष औद्योगिक पहल उड़ान विशेष रूप से किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो जम्मू कश्मीर के लिए। बुनकर मुद्रा योजना में रियायती दरों पर मार्जिन मनी ऋण राशि की अधिकतम सीमा है 25,000 रुपया। कौशल विकास एवं उद्यमिता के नए मंत्रालय का गठन हुआ था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल को प्रारंभ किया गया था 10 फरवरी 2011 को। नेक्स्ट, भारत सरकार के कार्यक्रमों तथा पहल के कार्यान्वयन की प्रगति की देखरेख के लिए नीति आयोग से संबंध स्वायत्ती संगठन को जाना जाता है DMEO। भारत
भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र 2015 में किस राज्य में उद्घाटित किया गया था? तो राजस्थान में उद्घाटित किया गया था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना प्रारंभ हुई थी 2017 में। किस मंत्रालय यह मंत्रालय यानी कौन सा मंत्रालय बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रमुख 11 क्षेत्रों की निगरानी करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। राष्ट्रीय सौर मिशन किस प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से। श्रेयस फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित गरीबी रेखा के लिए सही है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 26 रुपया प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपया। ये है पैमाना जो है वो 2011-12 का जो पैमाना है उसके अनुसार ये बहुत ही घटिया है। ठीक है। एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कथन सही नहीं है। तो ये जो कथन है इसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है किसके द्वारा भाई? तो एनएसएसओ कार्यालय के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलन किया 55%। गरीब निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था किसने? तो मोहम्मद यूनुस ने। बेरोजगारी, जिसे छद्म बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है वहां बेरोजगारी को छद्म बेरोजगारी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो प्रश्न पूछे गए। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में, तो इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2018 से संबंधित, तो इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ष 2019-20 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, और वर्तमान में भी संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। ठीक है। दूसरे नंबर पर है चीन। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर है। यह आगे पीछे होते रहते हैं, वर्तमान की स्थिति यही है। कपड़ा, लोहा, चाय और रबर में से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात करके कमाता है? तो कपड़ा निर्यात करके कमाता है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेशन वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। नंदीग्राम में सेज जो था उस समय का बहुत बड़ा आंदोलन उसने शुरू की थी ममता बनर्जी, और उसी से वो मुख्यमंत्री बनी थी बंगाल की। ठीक। तो नंदीग्राम क्षेत्र में सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो सलीम समूह को दी गई थी। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल ने किया है। जब ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी 16 से 20 के दौरान उस समय का यह समझौता हुआ था। ठीक है। देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि इसके समान मानी जाती है। तो निर्यात आप सुमेलित करना है। ओपन जनरल लाइसेंस विदेश व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम जो है रोजगार से संबंधित है। थोल मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से संबंधित है, और नगदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण से संबंधित है। समय समय पर कौन विनियम नियंत्रण नियमावली भारत के विदेश विनियमन के संदर्भ में प्रकाशित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। वह संगठन जो भारत में निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है? तो निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहा जाता है भुगतान संतुलन। निम्नलिखित बाजार सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है बाजार मांग। एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास द्वारा। गिल्ट एल्ड बाजार से तात्पर्य है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो विदेश विनिमय FDI तथा विदेशी ऋण से संबंधित है। तो देखते हैं रुपये के परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है भाई? तो रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं
को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करने देने की अनुमति प्रदान करना ही है रुपये की परिवर्तनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उपाय भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। निर्यातों पर अधिक कर लगाना। नेक्स्ट, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा क्षेत्र में, और वित्त वर्ष 2023-24 में जो वर्तमान में है वो सेवा क्षेत्र में उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में, तो 2018 का यह प्रश्न है इसलिए इसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा यानी हॉट करेंसी। हाल ही में केंद्रीय बजट, तो केंद्रीय बजट 2021-22 की बात हम लोग नहीं करेंगे, वरना वर्तमान की बात भी हम लोग भूल जाएंगे। किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकती है? तो मसाला बॉन्ड के द्वारा। वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष की बात हम लोग नहीं करेंगे 2018-19 की। आगे बढ़ते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या है? तो 66वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, उस समय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी जो पूरे यूरोपियन कंट्री में लागू है? तो 1999 में ये प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार यानी FIR में शामिल होते हैं विदेशी मुद्रास्फीति, सोना, विशेष आरोहण अधिकार और आरक्षित किस्त स्थिति। नेक्स्ट, उत्पत्ति के नियम के अनुसार निम्नलिखित कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए एक आवश्यक मापदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन में किया जाता है तथा उनका महत्व इस तथ्य से मिलता है कि कई मामलों में शुल्क और प्रतिबंध आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं। ये सभी कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंकों को अपने रिजर्व को कैसे संभालना चाहिए? यह सुझाव देने के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त बिमल जालान समिति के उपाध्यक्ष हैं राकेश मोहन। अब अगला जो प्रश्न हम लोग लेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। भारतीय विकास फोरम यानी IDF पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। शब्द संक्षेप TRIMS का से बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM के समन्वयन ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 में मेकोंग गंगा सहयोग शुरू हुआ था लाओस में। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समझौते पर विचार कीजिए। तो उसके बाद जो है उपयुक्त समझौते का सही कालानुक्रमिक क्या है, यानी सबसे पहले से बाद तक को आपको सजाना है। तो चौथा 4 नंबर जो है पहले नंबर पर है साफ्टा, दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार व्यवस्था। उसके बाद है 1 यानी भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता। उसके बाद 2 यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। और उसके बाद 3 यानी भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। ये सीरीज है। ठीक है। G15 है, क्या है भाई G15? तो विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। एक देश जो G8 समूह का सदस्य नहीं है, स्पेन जो है G8 जिसमें रूस शामिल था वो G8 बनता था, लेकिन 2014 के बाद उसे हटा दिया गया। अब वही है G7। तो G7 में कौन कौन से देश शामिल है आपको पता ही होगा, हर साल इसकी बैठक होती है। पहले G8 था, अब उसे G7 कर दिया गया। कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है? हालांकि भारत पिछले कई सालों से G7 वही G8 को हम G7 बोलेंगे, वर्तमान में G7 है, इसकी बैठकों में भाग लेता है, लेकिन भारत G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है। G7 के सदस्य कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो देश है उसमें से अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया यानी UK, फिर जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया,
कनाडा हो गया, इटली हो गया और जापान, ये सारे जो देश हैं वो G7 के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान इसके लिए है, तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है, तो पाकिस्तान जो है इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिसलेनियस से टॉपिक से हम लोग लेते हैं उसको देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था भाई, तो न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। कामरूप में गांवों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो असम सरकार ने। सही मिलान करना है तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सी रंगराजन समिति तो गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति का गठन हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, और नरसिंघम समिति का गठन हुआ था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित। नेक्स्ट भी मिलान करना है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में लागू हुई थी, समुद्री मत्स्य नीति 2004 में लागू हुई थी, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में, और 7वां वित्त आयोग 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 टीकाकरण जून 2024 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था, तो हर घर दस्तक अभियान 2.0। भारत का प्रथम वस्त्र यानी टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, गुजरात में। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलान करना है, धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में माना जाता है, SDR। मुद्रा योजना संबंधित है सिडबी में से। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा संबंधित है, भारत की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना है, ये 6 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती। धन शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ 2005 में। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल शुरू की गई थी 25 सितंबर 2014 को। बिहार में GI टैग मिला है मगही पान को। फिर से सुमेलित करना है, प्राथमिक क्षेत्र के कौन है, तो कच्चे माल का निष्कर्षण। क्वीनरी उच्च स्तरीय निर्णय लेना। तृतीयक क्षेत्र सेवा को कहा जाता है, द्वितीयक विनिर्माण क्षेत्र को कहा जाता है। RBI के वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान करना है, कायर बोर्ड कोच्चि से, स्पाइस बोर्ड कोच्चि, चाय यानी टी बोर्ड कोलकाता में, और कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस मेडिसन की किताब दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व GDP यानी PPP में कितने प्रतिशत का अंशदान था, तो 32% विश्व व्यापार का जो स्थान क्षेत्र था वो भारत कवर करता था। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्रोत पर एकत्रित कर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंसिंग शुरू हुई 2005 में। नेक्स्ट, घरेलू उत्पादों पर करों को सर्वप्रथम किस समिति ने मूल्यवर्धित करों के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया, तो राजा चलैया समिति ने। 2015 में बिहार के कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता, तो 2015 की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री के रूप में दीर्घतम अवधि तक कार्य किया P चिदम्बरम ने। रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तो 2017-18 में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 2017-18 के बजट में भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित किया गया था 1948 में। बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस समय 15% रखा गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन थे भाई, तो RK शनमुखम चट्टी थे। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक संविधान के निम्न क्रमानुसार अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 110, ठीक है। किस बजट में GST को अप्रैल 2010 से लागू करना प्रस्तावित किया गया था, 2006-07 में। 1954 में किस देश में सर्वप्रथम GST लागू हुआ, फ्रांस में। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या से जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो ठीक है। 67वीं BPSC का प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1872 में। दोस्तों, भारत में 1872 में प्रथम जनगणना हुआ और नियमित दशकीय जनगणना है जो 1881 से लागू हो गई थी, ठीक है। 2011 की जनगणना में
फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 15 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था? तो 17.7% था। और अभी भी जो क्वेश्चन है वो 11 से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि 21 की जनगणना अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है? तो 1921 को यह जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार देश में तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो तीसरा है। और पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। तो 2001 की जनगणना के हम लोग नहीं लेंगे, तो 2000 क्वेश्चन को हम लोग कर देते हैं। 2011 की क्वेश्चन है 2001, लेकिन हम 2011 बताते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार में निवास करते हैं, तो 9% निवास करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8% बिहार में निवास करते थे, और 2011 की जनगणना के अनुसार यह 9% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1 से है उसे स्किप करेंगे। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। कौन कौन से कथन सही है भाई, देख लेते हैं। वर्ष 2019 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 21% की दर से वृद्धि हुई। वर्ष 1991 की जनगणना में ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 की जनगणना से है, इसलिए स्किप करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि जो करंट जो जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो 2011 ही है अभी लेटेस्ट, तो ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो शिवहर में सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर में वृद्धि 12.6% थी, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, कितनी थी भाई? तो 64.6%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो बिहार में, दोनों ही मामलों में न्यूनतम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50% है महिलाओं की साक्षरता बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य लिंगानुपात में सबसे कम है? तो हरियाणा है। भारत वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वे कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से सबसे अधिक है? तो पंजाब और लक्षद्वीप में। पंजाब पहले नंबर पर राज्यों में और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज है वो। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था, कितना था भाई? तो 935 था। किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन से हैं? तो भील जो है वो भारत में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश में है। किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है? तो पश्चिम बंगाल में है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई, हिंदू, सिख और जैन धार्मिक समूह में से सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत किस में है? तो जैनों में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है लगभग 31%। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो जो था ये क्वेश्चन को हटा दिया गया था। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के
किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त अरब अमीरात में सर्वाधिक भारतीय निवास करते हैं। दोस्तों अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में लगभग सेम भारतीय रहते हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में थोड़ी सी उनकी संख्या ज़्यादा है, लगभग 35 लाख के बराबर। नेक्स्ट, राज्य में शहरीकरण पिछले 10 साल में तीव्र गति से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर बिहार में सिर्फ डैश था, जो बढ़कर डैश हो गया है। तो 2011 के अनुसार बिहार में जो शहरीकरण का स्तर जो था वह 2001 में 11.3 था, वह बढ़कर 2011 में 15.3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं, तो केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? किशोर जनसंख्या का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL की प्रतिशतता क्या है? तो 21.9% है। 2011 में भारत का एकमात्र राज्य जिसने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाता है, तो वह केरल है। भारत में जनगणना की जाती है 1 दशक में। ठीक है, शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन है। तो वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर भारत में 189.6 थी, जो घटकर 2019 में 30 रह गई है। ठीक है, तो 2069वीं BPSA का प्रश्न था, और इसी के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक से जितने भी प्रश्न BPSC में पूछे गए हैं यहीं पे समाप्त होता है। और इसके समाप्ति के साथ ही BPSC में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज था उसको हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, यानी सारे सब्जेक्ट से सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आगे एक नई सीरीज स्टार्ट की जाएगी जहाँ पे कि प्रश्नों की सीरीज होगी, तो उसके लिए आप बने रहिएगा स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों अपने लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब से इस चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।